हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय लॉ चैनल। आप देख रहे हैं लॉ विद और मैं हूँ रिया शर्मा। तो आज हम करेंगे बीए एलएलबी के 4th सेमेस्टर की इंडियन हिस्ट्री की 4th यूनिट को। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर ली, बहुत बेसिक थी। इन्हें आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। पेड नोट्स के लिए एंड में आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, सो जो 4th यूनिट है बहुत बेसिक है। इसमें हमें कुछ पर्सनैलिटीज ऑफ नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिन जिन लोगों का योगदान रहा उन चुनिंदा लोगों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इन लोगों के बारे में हमें पढ़ना है और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। तो परिचय देखते हैं इनका। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें आज के टाइम में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नाम की जगह पे हुआ था। और ये जो महू नाम की जगह है, आज के टाइम में इसे डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये अपने माता पिता की 14वीं और लास्ट संतान थे, यानी कि इनके 14 भाई बहन इनके 14 भाई बहन थे, इन्हें लगा के। ठीक है, और इनके पिता रामजी मालोजी और सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और संत कबीर को फॉलो करते थे। ठीक है, तो बचपन से ही इन्होंने सामाजिक भेदभाव और कठिनाइयों को देखा। इन्हें पता था कि समाज किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये छोटी जाति से बिलोंग करते थे और इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था। और इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपने जीवन में हासिल की। ठीक है, अब इनके पास पता है लगभग 30 से ज़्यादा डिग्री थी इनके पास। हमारे तो एक लेने में जान निकल जाती है, एक डिग्री लेने में, इनके पास 30 से भी ज़्यादा डिग्री थी। ठीक है, तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब इनके कार्य और योगदान पढ़ते हैं शॉर्ट में, लाइक इन्होंने क्या क्या कार्य किया। तो सबसे बड़ा काम था दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष। जो दलित हैं वो इस बात को जानते होंगे, और जो अदर जाति से बिलोंग करते हैं उन्हें भी पता होगी कि दलितों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, क्योंकि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अस्पृश्यता, भेदभाव, अन्याय होता था। तो इस सब के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई दलित समुदाय के अधिकारों के लिए, और संविधान में भी ऐसे ऐसे प्रावधान ऐड करे ताकि दलितों का शोषण ना हो। ठीक है, तो दलितों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया ताकि उनके साथ शोषण ना हो। दूसरा, भारतीय संविधान के निर्माण में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्हें ड्राफ्ट कमेटी यानी कि मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। मसौदा, इसका मतलब होता है ड्राफ्ट, यानी कि किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग करना, यानी कि बाहर से उसका स्ट्रक्चर बनाना, कैसी दिखेगी, क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इन्होंने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में ऐड कराए। इसके सिवा इन्होंने कानूनी और राजनीतिक भी बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि हिंदू कोड बिल लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य था हिंदू कानूनों में सुधार करना, महिलाओं को अधिकार देना, ये सब। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे कानूनों में भी भूमिका निभाई और आर्थिक और सामाजिक विकास की भी इन्होंने वकालत की। जैसे कि लॉयर तो वैसे ये थे, मतलब लॉ भी इन्होंने कर रखा था। तो इन्होंने समुदाय स्वास्थ्य, जो कि सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, सार्वजनिक स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, शिक्षा वगैरह को बहुत ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, और श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि सभी समान है, चाहे दलित हो, चाहे अमीर हो, चाहे स्वर्ण हो, गरीब हो, कोई भी हो। ठीक है, एंड में क्या था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। बाबा साहेब का मानना था कि बौद्ध धर्म में समानता और न्याय के सिद्धांत हैं, तो इसलिए बौद्ध धर्म बेटर है। इसलिए इन्होंने, जब ये मतलब इनकी डेथ होने वाली थी, तो इनका जो लास्ट टाइम था उसमें बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, अब एंड में हम जब इनके बारे में इतना हमने जान ही लिया, तो एंड में हम बताएंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से आज दलितों और दूसरे जो पिछड़े लोग हैं उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। क्योंकि संविधान में ये प्रावधान है कि आप दलित को दलित नहीं बोल सकते। ठीक है, आप किसी की जाति के नाम पे इंसल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से ये पॉसिबल हुआ है, वरना इससे पहले बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी। ठीक है, दूसरा, हमारे देश का संविधान हमें बताता है कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, और ये उन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाया, क्योंकि उन्होंने ही समानता जैसे बहुत सारे टॉपिक ऐड करवाए थे। तीसरा, उन्होंने लोगों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने बोला कि क्या पिट के आ जाते हो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया ताकि सब लोग आगे बढ़ सकें। सोचो, जिस इंसान के पास 30 से भी ज़्यादा डिग्री है, उसके पास कितनी नॉलेज होगी। तो इन्होंने लोगों को भी मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लो। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में आप समझ गए। अब पढ़ते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। अब आप कहोगे इनका नाम सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सिलेबस पे भरोसा मत रखा करो कि सारी चीज़ सिलेबस के अंदर से आएगी, कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर के अंदर से भी आती हैं। सिलेबस धोखा देता है, बहुत बार बुक से, मॉडल से भी बाहर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है,
तो जो मिल रहा है सब पढ़ते हुए चलो, अच्छे से पढ़ते हुए चलो, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ये एक प्रमुख नेता थे और पत्रकार भी थे, शिक्षाविद थे। उन्हें राष्ट्र गुरु के नाम से भी जाना जाता है, इतने बड़े थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर भी कम ही लोग इन्हें जानते हैं। जब अंग्रेजों ने बंगाल को बांटने की कोशिश की तो उन्होंने उसका खूब विरोध किया, क्योंकि आई थिंक 1906 के आसपास बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध करा कि बंगाल को मत बांटो। अपनी कांग्रेस पार्टी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, ये कांग्रेस पार्टी के भी सपोर्टर थे और इन्होंने द बंगाली नाम का अखबार चलाया था, ठीक है, क्योंकि ये एक पत्रकार थे। आगे है राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने क्या भूमिका निभाई। सबसे पहले इंडियन नेशनल एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। ये संगठन जो था भारतीय राजनीतिक चेतना को जागृत करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। साथ ही राजनीतिक जागरूकता को भी इन्होंने प्रसार दिया। इन्होंने क्या करा कि अपने भाषण और लेख, क्योंकि ये पत्रकार थे, लेख लिखते थे, तो इन्होंने भाषण और लेख के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। बताया कि भैया ये ब्रिटिश आदमी बहुत ख़राब है, तो लोगों को मोटिवेट किया, थोड़ा लोग जो थे उनमें उनमें समझ का विकास हुआ, इस तरह से, ठीक है। तीसरा, बंगाल के विभाजन का इन्होंने विरोध करा। 1905 में जब बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया तो इन्होंने विरोध करा, क्योंकि किसी चीज़ के टुकड़े करना वैसे भी ठीक नहीं है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, ये उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। सोचो, इन्हें राष्ट्र गुरु के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले करा होगा, ठीक है। और पत्रकारिता में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रमुख पत्रकार थे। इन्होंने द बंगाली नाम का एक समाचार पत्र संपादित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय विचार लोगों तक पहुंचाए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए। अब पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। इनके बारे में भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं थे, ये थे पारसी बुद्धिजीवी, ठीक है। तो एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षावादी, कपास व्यापारी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से ये एक थे। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने ब्रिटिश संसद में पहली भारतीय सदस्य के रूप में भी काम किया था। यानी कि ब्रिटिश सांसद, इंडिया की संसद नहीं, ब्रिटिश की संसद में भारतीय सदस्य ये बने थे। अब इनके योगदान पढ़ते हैं। सबसे पहला योगदान है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भूमिका। जो स्थापना थी वो तो A.O. ह्यूम ने की थी, A.O. ह्यूम, ठीक है, लेकिन इन्होंने भूमिका निभाई थी उसमें। तो दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने 3 बार यानी कि 1886, 93 और 1906 में अध्यक्ष के रूप में काम किया। यानी कि कांग्रेस के इन 3 बार ये अध्यक्ष बने और उन्होंने कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक मंच बनाने में भी सपोर्ट किया। इसके सिवा राजनीतिक संगठन में भी इनका योगदान है। जैसे कि उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसे संगठनों की स्थापना की, जिनका उद्देश्य भारतीयों के हितों को बढ़ावा देना था, ताकि भारतीयों का भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके। इसके सिवा ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व, तो 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। सोचो कितनी बड़ी बात है कि इंडिया की संसद ना सही, लेकिन ब्रिटिश संसद का सदस्य इन्हें चुना गया, ठीक है। और उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के मुद्दों को उठाया, क्योंकि भारतीयों को कोई परेशानी है और उस टाइम पे ब्रिटेन जो था वो हमारे ऊपर राज करता था, तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम होती थी तो उन प्रॉब्लम्स को दादा भाई नौरोजी ने उठाया। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक सुधार भी किए, जैसे कि जातिवाद का विरोध किया, महिलाओं की शिक्षा को प्रमोट किया, ठीक है। तो इनका एक धन निकासी का सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी का। अब वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यानी कि धन निकासी का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी का धन निकास का सिद्धांत जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के नकारात्मक प्रभाव को दिखाता है। उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम पे पॉवर्टी यानी कि गरीबी कैसी थी उसके बारे में लिखा है, ठीक है। तो भारत से धन का निरंतर प्रवाह यानी कि यहाँ वहाँ जाना, तो नौरोजी ने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत से बड़ी मात्रा में धन जो था वो इंग्लैंड जा रहा था। प्रवाह का मतलब होता है, देखो, एक होता है जल का प्रवाह यानी कि बहना, तो वही प्रवाह का मतलब है बहना, धन का बहना। तो ब्रिटिश शासन के तहत भारत का जो पैसा था वो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, ठीक है, जिसके बदले में भारत को कोई समान या फिर आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। इसी को उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत बोला है। निकासी का मतलब होता है निकलना, तो भारत का धन इंग्लैंड जा रहा था। तो विभिन्न माध्यम, जैसे कि उन्होंने धन निकासी के कई माध्यमों की पहचान की, जैसे कि ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन और पेंशन जो थी वो इंग्लैंड भेजी जाती थी, तो इस तरह भारत का धन इंग्लैंड जाता था। दूसरा, भारत सरकार द्वारा इंग्लैंड में किए गए व्यय यानी कि खर्च जो थे तो वो भी उसी में गिने जाते थे।
इसके सिवा ब्रिटिश कंपनियों द्वारा भारत से कमाया गया लाभ जो इंग्लैंड वापस भेजा जाता था, यानी कि अगर कंपनी भारत से प्रॉफिट कमा रही है तो वो भी वहीं जाता था, और भारत पे थोपे गए जो ऋण थे उनका जो ब्याज था वो भी वहीं जाता था, यानी कि कुछ भी 1% भी उधार दिया तो उसके पैसे भी वहीं जाते थे। और भारत का आर्थिक शोषण, यानी कि नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी का मानना था कि ये जो निरंतर धन निकासी है इसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और गरीबी बढ़ी, क्योंकि भारत का पैसा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, सुन रहे हो, सोने की चिड़िया, भारत का सारा पैसा सारे संसाधन ये लोग चुरा चुरा के लेके चले गए, ठीक है। तो इससे यहाँ पे कमजोरी बनी और उन्होंने इसे सभी बुराइयों की बुराई यानी कि इविल ऑफ ऑल इविल्स कहा, कि आप किसी देश का पैसा यहाँ से वहाँ कर रहे हो, तो इसे बहुत बड़ी बुराई दादा भाई नौरोजी ने कहा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ लिया। अगली है एनी बेसेंट। अब मैं आपकी भावना बहुत अच्छे से समझती हूँ, मुझे पता है कि इतने सारे लोगों के बारे में पढ़ने के बाद आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनी बेसेंट पढ़ते हैं कौन है। तो ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी, थियोसोफिस्ट, यानी कि एक थियोसोफिकल सोसाइटी होती है ना जो सभी धर्मों को बराबर मानती है, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की एक तरह से मेंबर समझ लो या सपोर्टर समझ लो, ठीक है। तो ये महिला अधिकार कार्यकर्ता थी जो महिलाओं के राइट यानी कि फीमेल्स के राइट के लिए लड़ती थी। ये एक राइटर और वक्ता थी, ठीक है, जिन्होंने बाद में भारत को अपना घर बना लिया, यानी कि रहती तो ब्रिटेन में थी लेकिन बाद में इन्हें भारत पसंद आने लगा और ये यहीं रहने लगी। साथ में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रभावशाली और करिश्माई व्यक्तित्व था इनका, यानी कि बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी थी। इन्होंने शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट बनी थी, याद रखना। अब इनके योगदान देते हैं तो देखते हैं। तो सबसे पहला है थियोसोफिकल सोसाइटी। तो 1893 में भारत आने के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से गहराई से जुड़ गई और 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी। उन्होंने भारत में थियोसोफी प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये जो थियोसोफी सोसाइटी है इसके अच्छे अच्छे सिद्धांत थे, लाइक सबकी रिस्पेक्ट करो, किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, अच्छी अच्छी इसमें सिद्धांत थे। तो इन्होंने यहाँ पे इसका प्रचार प्रसार करा और इसे अपनाया भी। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। तो एनी बेसेंट ने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे इन्होंने बनाया और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कई सारे स्कूल और कॉलेज खोले। तो इनका सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने शिक्षा में योगदान दिया, स्कूल कॉलेज खोले। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी भूमिका निभाई, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो चुनी गई थी कांग्रेस में। फिर होम रूल लीग यानी कि 1916 में एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक यानी कि सर्वमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य था कि संवैधानिक तरीके से भारत के लिए स्वशासन यानी कि होम रूल, हमारे खुद के स्वशासन की मांग करना, ठीक है। तो इसमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके सिवा समाज सुधार, जैसे कि महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए और बाल विवाह गलत है, तो ये सारी आवाज़, इन चीज़ों के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। अगला है पत्रकारिता। तो एनी बेसेंट एक कुशल पत्रकार भी थी, अच्छी खासी लिख लेती थी ये। तो इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जैसे समाचार पत्रों का पब्लिकेशन किया, जिनके माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया और सामाजिक सुधारों की वकालत की। अखबार जो है वो भी लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, लोग पढ़ते हैं, भड़कते हैं उन्हें पढ़ पढ़ के, तो बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। तो ये भी हो गया। अब पढ़ते हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। तो सरदार भगत सिंह को कौन नहीं जानता, ये एक क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने बहुत कम एज में ही खुद को कुर्बान कर दिया देश के लिए, ठीक है। तो उनका जीवन साहस, बलिदान और अटूट देशभक्ति से भरा हुआ था। उनका जन्म 1907 में हुआ था, ठीक है, पंजाब प्रांत में, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और उनका जो परिवार था वो स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था, यानी कि सब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार थे। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि चाचा अजीत सिंह और उनके जो पापा थे किशन सिंह, वो भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे और इन्होंने भी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाई। अब पढ़ते हैं कुछ घटना, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो भगत सिंह जो थे, इन पे जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि निहत्थी भीड़ बैठी हुई थी, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, ठीक है। तो कोई भी कॉमन आदमी होगा तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि उसके देश के लोगों को इस तरह मारा जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब उनके अंदर ये भावना आई कि अब इन अंग्रेज़ों से लड़ना है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो लाहौर के नेशनल कॉलेज से ली। उसके बाद उनकी जो मुलाकात थी वो सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों से हुई, यानी कि वो खुद क्रांतिकारी टाइप के थे और उन्हें वैसे ही दोस्त भी मिल गए, ठीक है। तो कम उम्र में ही इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1926 की एज में इन्होंने 1926 सन में इन्होंने नौजवान भारत सभा के सदस्य ये बन गए। उसके बाद इन्होंने
युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए संगठित करना स्टार्ट किया। यानी कि युवा शक्ति जो होती है वो अलग ही होती है, यानी कि सारे युवा लोगों को इकट्ठा करना इन्होंने शुरू किया ताकि हम देश के लिए लड़ सकें। साथ ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA में भी ये जुड़े, यानी कि नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी ये जुड़े, और इनका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके क्रांतिकारी जीवन के बारे में। तो जैसे कि अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया कि ये जब बहुत जवान थे जब इन्होंने नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन को उससे जुड़ गए थे, ठीक है। और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि जब लाला लाजपत राय को, आपको पता है, लाठी से मार गए, मतलब इतनी लाठी डंडे उन पे बरसाए गए कि उनकी मौत हो गई। सोचो कि किसी आदमी को, अच्छे खासे को, इतनी लाठी मारें कि वो मर जाए, तो कितनी बेरहमी से ये मारा गया था उन्हें, ठीक है। तो ये जो आपके भगत सिंह थे इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के चक्कर में ही इन्हें पकड़ा गया था। तो सॉन्डर्स वध नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें क्या था, इनकी क्रांतिकारी घटनाओं में से ये एक है। तो लाला लाजपत राय की मौत लाठीचार्ज से जो हुई थी उसका बदला लेने के लिए अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को इन्होंने गोली मार दी। यह योजना भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर बनाई थी और तीनों को एंड में फांसी पर चढ़ाया गया था, ठीक है। दूसरा, इन्होंने असेंबली बम कांड भी किया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम और पर्चे फेंककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे जो थे वो लगाए थे। और उनका उद्देश्य ये नहीं था कि हम बम फेंक के किसी की हत्या करें, उनका उद्देश्य केवल और केवल चेतावनी देना था। लेकिन इस चक्कर में उन्हें मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और एंड में फांसी भी लगा दी गई। जेल में भी इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने जेल में राजनीतिक कैदी का दर्जा खुद को इन्होंने पाया और उन्होंने भूख हड़ताल कर करके कैदियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, क्योंकि जेल में तो सारे भारतीय थे, अंग्रेज तो जेल में थे नहीं, तो भारतीय क्रांतिकारी भी थे, नॉर्मल आदमी भी थे, तो इन्होंने वहाँ पे भी उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी। फिर फाइनली बात आती है शहादत की। ये दो ही काम कर पाए, एक तो इन्होंने असेंबली बम कांड किया और एक सॉन्डर्स वध किया, ठीक है। इसके बाद इनकी शहादत का दिन आ गया। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह लाल सलाम कहते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़े। सोचो कितनी बड़ी बात है, मौत सामने खड़ी और तुम हंसते हुए जा रहे हो, ठीक है। तो उनकी शहादत ने देश भर में क्रांति फैला दी। युवा लोग जो थे उनका खून जो था खौल गया था पूरा, ठीक है। अब है भगत सिंह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। तो पहला है युवाओं के लिए प्रेरणा। ये जो थे ये युवा थे और इन्होंने भारत के लिए अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में जो और युवा थे, देश के जो और लड़के थे, उनके लिए ये एक तरह से इंस्पिरेशन बने, प्रेरणा बने। इन्होंने उन युवाओं को मोटिवेट करा, उन युवाओं के लिए ये इंस्पिरेशन, आइडियल या फिर आदर्श बन गए थे। दूसरा है क्रांतिकारी विचारों का प्रसार। उन्होंने अपने लेखों और भाषण के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांतिकारी विचार भर दिए। उनका मानना था कि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है। इसके सिवा इन्होंने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। तो भगत सिंह और उनके साथियों के क्रांतिकारी कार्य ने ब्रिटिश सरकार को कड़ी चुनौती दी। ब्रिटिश सरकार भी ये सोचती थी कि हमसे छोटे हैं, ये बच्चे जैसे हैं और कितने काम करते हैं, मतलब कहीं बम फोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। और जनता में जागरूकता भी फैली। उनके कार्य और बलिदान ने आम जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया। यानी कि आम जनता को लगा जब ये अकेला इतना कर सकता है तो हम मिलकर क्या क्या कर लेंगे, ठीक है। ये था। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी ये थे, यानी कि भगत सिंह सभी धर्मों और वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और उन्होंने राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेना, मेन तो हमने कर ही लिया। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, और इन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाई ये बहुत ही चार्मिंग पर्सन थे। इनका जो पूरा का पूरा जीवन है वो देशभक्ति, त्याग और साहस है, और एंड में इनकी जो मौत है वो भी एक अलग ही रहस्यमय तरीके से हो गई थी, ठीक है। तो इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ। इनके पापा जानकीनाथ बोस थे, और ये जो जानकीनाथ बोस थे ये प्रसिद्ध लॉयर थे, और उनकी मम्मी प्रभावती देवी जो थी वो एक धार्मिक और समाज सेवी महिला थी। सुभाष जो थे वो बचपन से ही बहुत मेधावी बुद्धि वाले छात्र थे। यानी कि बहुत मेधावी छात्र वो होते हैं जिनकी 100 में से 99 98 ऐसी परसेंट आती है, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट जो होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रवादी विचारों के लिए ही बचपन से इन्हें जाना जाता था। बचपन से राष्ट्र के लिए कुछ करने की इनके अंदर भावना थी। अब यहाँ पे इन्हें देखो, इन्होंने 1920 में फॉरेन में कलकत्ता में इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। और 1920 में इन्होंने आईएएस की सेवा आई थिंक 4th रैंक से क्लियर करी थी।
आईएएस में सिलेक्शन होना इतनी बड़ी बात थी जो कि इन्होंने कवर कर लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने ज्वाइन नहीं करी। पता है क्यों ज्वाइन नहीं करी? इन्होंने बोला कि मैं इन अंग्रेज़ों के नीचे काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर बन जाते तो काम तो अंग्रेज़ों के नीचे करना था ना। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया मैं इन अंग्रेज़ों के नीचे काम नहीं करूँगा। तो इनके अंदर मतलब एक होता है ना कि स्वाभिमान इतना कूट कूट के भरा था कि इतनी बड़ी जॉब में नंबर आने के बाद भी इन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, जबकि चाहते तो जॉब ज्वाइन कर ले तो लाखों की सैलरी मिलती रहती। थोड़ा अगर ब्रिटिश सरकार की चापलूसी करते तो और फायदे में रहते, लेकिन इन्होंने देशभक्ति को चुना, ठीक है। और बॉस जल्दी ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ गए और उग्रवादी विचारों के कारण युवा वर्ग के बीच ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो उग्रवादी विचारधारा से ही समझ में आता है। उन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, उन्हें यही भाषा समझ में आती है कि अगर आज़ादी लेनी है तो लड़ गुट के मर कट के पिट के ऐसे लेनी है, प्यार से भीख नहीं मांगनी कि आज़ादी दे दो, ठीक है। तो ये उग्रवादी विचारधारा वाले पर्सन थे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध फैलने के बाद बॉस का मानना था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी था। तो ब्रिटेन की हालत, इंग्लैंड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, इतनी ख़राब हालत थी कि ऐसे में भारतीय आराम से इनसे अपना देश ले सकते थे। तो क्या किया कि ब्रिटिश विरोधी शक्तियों से मदद लेने का इन्होंने फैसला किया और 1941 में गुप्त रूप से भारत से बाहर निकल गए, यानी कि बता के नहीं गए जैसे मतलब एक तरीके से जाते हैं, पता होता है सरकार को कि कौन बंदा हमारा बाहर है। ये चुपचाप गए और जर्मनी और जापान जैसे देशों में गए और वहाँ भारतीय युद्ध बंदी और प्रवासी भारतीयों को संगठित करके, यानी कि जितने भी वहाँ पे युद्ध के बंदी थे, यानी कि भारतीयों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया था या फिर जो वहाँ रहते थे, सबको इकट्ठा किया और आज़ाद हिंद फौज बनाई, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी। बहुत बड़ी ये फौज थी, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र का बॉस की जो डेथ थी वो रहस्यमय ढंग से हुई 1945 18 अगस्त। इन्हें ताइवान में एक विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। हालांकि उनकी मृत्यु की परिस्थिति आज भी समझ में नहीं आती, डेड बॉडी पता नहीं शायद नहीं मिली थी इनकी। अगर प्लेन क्रैश हुआ था, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था तो डेड बॉडी तो मिलती। तो इनकी जो डेथ है ना कुल मिला के वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कुछ क्लियर नहीं है कि कहाँ गायब हो गए, क्या किया गया, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि देशभक्त के रूप में उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने में क्या क्या योगदान दिया। तो देशभक्त के रूप में उनका व्यक्तित्व देखना है हमें कि वो देशभक्त थे या नहीं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने की शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये लाइन जो है हाईलाइट करके लिखे आना पेपर में, अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर सुभाष चंद्र बोस पे आता है तो क्वेश्चन। तो इन्होंने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र जीवन का जितना भी क्षण था, जितना भी टाइम था, वो सारा का सारा स्वतंत्रता के लिए समर्पित था। प्रबल ये राष्ट्रवादी थे, तो बॉस का राष्ट्रवाद में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, जो हो सकेगा वो ट्राई करेंगे। दूसरा, त्याग और बलिदान। उन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग और बलिदान दिए और सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। सोचो आईएएस जैसी पोस्ट को उन्होंने छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, बाहर चले गए, सेना बना रहे हैं। तो बोल सकते हैं हम कि देशभक्त ये थे, वास्तव में देशभक्त थे, ठीक है। इनमें साहस भी था और ये दृढ़ संकल्प भी थे, जो निश्चय कर लेते थे करके दिखाते थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। यानी कि जो युवा लोग हैं उनके लिए ये आइडियल थे, यानी कि इंस्पिरेशन थे। लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते थे कि हमें भी इनके जैसा बनना है। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अब इनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज तो आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, तो इसका ये जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण और अद्वितीय योगदान इसका रहा। भले ही ये सीधे तौर पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसके कुछ योगदान है, जैसे कि देशभक्ति की भावना का संचार। तो आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय युद्ध बंदी और प्रवासी भारतीय जो कि बाहर रह रहे थे उनमें नई भावना का संचार किया। नेताजी का जो नेतृत्व था, उन्होंने डायलॉग दिया कि दिल्ली चलो के नारे के साथ लोगों में जज्बा जो था वो पैदा हुआ और सब दिल्ली चलने के लिए तैयार भी हो गए थे। और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी, वो वास्तव में एक चुनौती की तरह थी। और जनता में उत्साह का संचार, ये ऐसे ऐसे भाषण देते थे कि जनता मोटिवेट हो जाती थी, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का भी बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि जो आज़ाद हिंद फौज थी, ये जो सैन्य अभियान था ये सफल नहीं हो पाया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसने भारतीय जनता में देशभक्ति को जगाया है, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को ये चीज़ समझाई है कि भारत को अब स्वतंत्रता से दूर नहीं रखा जा सकता, आज़ादी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं महात्मा गांधी के बारे में। बहुत लोगों के बारे में पढ़ दिया, अब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है, 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। इंग्लैंड में इन्होंने वकालत वगैरह बहुत सारी पढ़ाई करी और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का इन्होंने विरोध करा। रंग भेद में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में गर्मी बहुत होती है, वहाँ के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डार्क स्किन वाले। तो
एक जो गोरे आदमी होते हैं वो काले आदमी को देख के करता है ना कि इसका रंग कैसा है, तो इन्होंने रंग भेद की जो मतलब नीति है उसका बहुत ज़्यादा विरोध करा कि काला गोरा मत मचाया करो, ठीक है। और यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह के अपने अद्वितीय दर्शन और अहिंसक प्रतिरोध को विकसित किया। 1915 में ये भारत लौटे। भारत लौटने के बाद इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी हैंडल करा और फाइनली 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे के द्वारा इनकी डेथ हो गई और गांधी जी टाटा बाय बाय हो गए। अब देखते हैं, एक मिनट, ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, किस टॉपिक से ये रिलेटेड है। अगर आगे दिखेगा कुछ ऐसा तो समझा दूंगी, लेकिन ये योगदान तो है नहीं। ये कुछ और आ गया है, सॉरी, गलती से स्लाइड ऐड हो गया है। अगला है गांधी जी के जातिवाद पर क्या विचार थे। तो सबसे पहले गांधी जी जो थे वो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, जातिवाद, इन सब चीज़ों का विरोध करते थे। तो गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक माना है और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी कि ईश्वर के जन नाम दिया, यानी कि जो अछूत थे, जिन्हें ऐसा बोलते थे कि ये हम इन्हें छू देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोटी जाति के हैं, तो उन्हें हरिजन नाम दिया, यानी कि हरि के जन, ईश्वर के जन। हरि यानी कि श्री हरि विष्णु, तो हरिजन यानी कि ईश्वर के जन नाम से उन्हें संबोधित किया। और उन्होंने अंतर्जातीय विवाह और सामाजिक समानता का समर्थन किया, यानी कि जो एक जाति के लोग हैं वो दूसरी जाति से शादी वादी करें और समाज में सब लोग समान रहें। तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और जातिवाद पर इनके जो विचार थे वो यही थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है, जातिवाद बहुत खराब चीज़ है, वो इन्होंने बोली थी। जातिवाद का पूर्ण उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति। तो गांधी जी का विचार था कि गांधी जी का विचार और अधिक स्पष्ट और दृढ़ था कि उन्हें जातिवाद के हर रूप की निंदा करी उन्होंने और ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ पे जातिवादी ऐसी कोई चीज़ें ना हो। और मंदिर प्रवेश आंदोलन, यानी कि जो छोटी लोग थे यानी कि जो हरिजन थे उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी, क्योंकि उन्हें अछूत बोला जाता था, दलित बोला जाता था, ठीक है, तो उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इन्होंने आंदोलन चलाया ताकि उन्हें भी मंदिर में एंट्री मिले, यानी कि मंदिर में प्रवेश मिले। गांधी जी के अहिंसा के प्रयोग पर विचार। तो भैया अहिंसा जो है ये गांधी जी का बहुत बड़ा प्रमुख सिद्धांत था। वो मानते थे कि अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा के भी साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन वो अलग बात है कि अहिंसा से हमें आज़ादी नहीं मिली है। भारत की आज़ादी अहिंसात्मक आंदोलन के बल पर मिली है, ये कहना थोड़ा गलत है, क्योंकि सारे काम अहिंसा के बल पे हुए नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने खुद के विचार लिखने हैं कि गांधी जी के अहिंसा के प्रयोग पर आप क्या समझते हो, ठीक है। तो अपने विचार आपको लिखने हैं। अगर आप समझते हो कि अच्छी चीज़ है तो अच्छा लिख दो, और आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था तो आप उस टाइप से लिख सकते हो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आप अपना आंसर थोड़ा न्यूट्रल लिखना। अगर कॉपी में गांधी जी की बुराई करके आओगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, और अगर आपको भलाई करनी नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ा बीच का लिख के आना, थोड़ा अच्छा बता देना, थोड़ा बुरा बता देना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान। तो सबसे पहली बात है कि जन आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। किसान, मजदूर, महिला, सभी बुद्धिजीवियों को लेकर ये साथ में चले। इन्होंने अहिंसक मार्ग अपनाया, यानी कि इन्होंने बोला कि हम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन हमारा हथियार होगा अहिंसा, हम हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। उनके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी थे सबने सरकार की नींव हिला दी। और ये जो थे ये अहिंसक आंदोलन थे, इनमें कहीं से कहीं तक भी हिंसा मारकाट नहीं थी। वो बात अलग है, बाद में असहयोग आंदोलन में हुई थी, लेकिन जब ये स्टार्ट हुए थे तब कुछ भी नहीं था। इनका अगला योगदान है सामाजिक सुधार। इन्होंने छुआछूत, महिलाओं के उत्पीड़न, ऐसी जो सामाजिक बुराई थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व भी इन्होंने किया। लोगों को अहिंसा, त्याग जैसे आदर्श जो थे लाखों भारतीयों को इन्होंने सिखाए और राष्ट्रीय एकता का भी ये प्रतीक बन गए। गांधी जी ने विभिन्न धर्म, जाति और क्षेत्र के लोगों को एकजुट करके भारतीय राष्ट्रवाद को नई पहचान दी, ठीक है। और वो राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक भी बन गए, यानी कि एकता, टुकड़े नहीं, एकता। तो इनका जो प्रभाव था वो विश्वव्यापी था, यानी कि पूरे के पूरे विश्व में फैला हुआ था, ठीक है। तो ये गांधी जी भी हो गए। अब देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे भाई एक उदारवादी नेता। उदारवादी नेता वो होता है जो बहुत शांत होता है, जो हिंसा में विश्वास नहीं करता, जो ये मानता है कि प्यार से हम सरकार से मांगेंगे और सरकार भारत दे देगी, इस तरह। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये एक उदारवादी नेता थे, समाज सुधारक थे और शिक्षाविद थे। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि अगर आपसे कभी ऑप्शनल में पूछ ले कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं,
तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका जन्म 1866 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और ये एक असाधारण बुद्धिमान और तर्कसंगत व्यक्ति थे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा फैक्ट की बातें करते थे, तर्क रखते थे। इन्होंने पत्रिका और शिक्षण के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा काम किया है। कांग्रेस से भी ये जुड़े हुए थे। अब पढ़ते हैं इनका योगदान। तो ये जो थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ये एक उदारवादी नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। और इन्होंने कांग्रेस का भी बहुत ज़्यादा अधिवेशनों की अध्यक्षता की और बहुत ज़्यादा इन्होंने एक तरह से नेतृत्व किया। तो ये मेन सदस्य थे। दूसरा है संवैधानिक सुधारों की वकालत। तो गोखले का मानना था कि भारत में स्वशासन धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इनका ये मानना नहीं था कि हम लड़के भारत को लें। ये सोचते थे कि शांति से धीरे धीरे हमें शासन मिल जाएगा। जबकि जो भारतीय युवा थे वो इस बात से बहुत एंग्री बर्ड से हुए बैठे थे। उन्हें लगता था कि मांगते रहो भीख, अंग्रेज देंगे, तब भी नहीं, ठीक है। तो इनका गोखले का मानना था कि भारत में स्वशासन जो है धीरे धीरे आएगा संवैधानिक तरीके से, यानी कि हम न्याय से, कानून से अपने भारत को लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधान परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और अधिकार देने की मांग की। उन्होंने पार्लियामेंटो सुधार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। इन्होंने भारत सेवक समाज की भी स्थापना की थी 1905 में, जिसका उद्देश्य था युवाओं के देश के लिए प्रशिक्षित करना, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देना। सामाजिक सुधारों पर भी इन्होंने जोर दिया, जैसे कि महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, समाज में सुधार करो, छुआछूत जातिवाद खत्म करो, ठीक है। तो इन सब पे भी इन्होंने बल दिया। और गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे, यानी कि एक तरह से लीडर गुरु। और अर्थव्यवस्था पर भी इनके खुद के विचार थे, जैसे कि गोखले जो थे, यानी कि गोखले जो थे, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी इन्होंने ध्यान दिया। अगर हम शॉर्ट में बोलें तो गोपाल कृष्ण गोखले महान देशभक्त थे, शिक्षावादी थे, समाज सुधारक थे और बहुत ज़्यादा उदारवादी टाइप के नेता थे। इन्हें गुस्सा वुस्सा ज़्यादा नहीं आता था, प्यार से इन्हें सत्ता चाहिए थी। इनका भारतीय संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्पेशली संवैधानिक सुधार की वकालत और युवाओं को देश के लिए मतलब एक तरह से ट्रेंड करना, यानी कि ट्रेनिंग देना, इन चीज़ों में इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो अब पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो इनका जन्म जो था वो इलाहाबाद, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था 1889 में। इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, जो कि प्रसिद्ध वकील थे और कांग्रेस के भी एक मेंबर थे। इन्होंने बहुत सारी योजना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी। तो उनकी माता स्वरूप रानी थुस्सू एक संभ्राता कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से थी, यानी कि कश्मीरी पंडित थी। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई, बाद में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। उन्होंने कानून की डिग्री यानी कि लॉ वगैरह भी की थी और भी बहुत काम उन्होंने किए थे। अब इनका योगदान देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति में इन्होंने कौन से कमल के फूल खिलाए। तो सबसे पहले है कांग्रेस में सक्रिय भूमिका। तो ये कांग्रेस के नेता थे, इन्होंने उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा, इन्होंने युवाओं को प्रेरित करा। नेहरू की जो विचारधारा थी वो प्रगतिशील थी और युवाओं की बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन ठूस ठूस के इन्होंने भरा। ये युवाओं के लिए एक आदर्श और प्रेरणा के स्रोत थे, यानी कि युवा इनसे इंस्पिरेशन लेते थे। वो बात अलग है कि आप तो लेते नहीं होगे, ठीक है। अगला है गांधी जी के साथ सहयोग। तो इन्होंने हमेशा गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया और ये गांधी जी के विश्वास पात्र आदमी थे, यानी कि गांधी जी इन पे आंख बंद करके भरोसा करते थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखा, यानी कि वैश्विक वर्ल्ड वाले में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए सपोर्ट जुटाना शुरू करा कि भारत को सपोर्ट करने वाले देश हों, ठीक है। तो संविधान निर्माण में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कि संविधान निर्माण में आई थिंक इन्होंने उद्देशिका यानी कि जो प्रस्तावना होती है उसका प्रस्ताव भी दिया था। और ये समाजवादी विचार वाले थे, यानी कि समाजवादी विचार में वो चीज़ आती है कि किसी एक इंसान की जगह सारे के सारे समाज का भला होना चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता के लिए भी इन्होंने संघर्ष करा और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी टीम में ना जाना, क्योंकि जब 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक तो था अमेरिका, एक था रशिया, ठीक है। तो लोगों के पास ऑप्शन थे कि हमें अमेरिका के पास जाना है या रशिया की टीम में जाना है। और एक था नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि दोनों में से किसी गुट में नहीं जाना। अब आप खुद सोचो, एक है अमेरिका, एक है रशिया। अब अगर हम अमेरिका को चुन ले तो रशिया चिढ़ जाएगा, वो बोलेगा कि इसे चुन लिया, मुझे क्यों नहीं चुना। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता को बनाया शीत युद्ध के दौरान, यानी कि गुट निरपेक्ष रहेंगे, बिना किसी महाशक्ति के जुड़े हुए, अपने खुद के दम पे हम चलेंगे, ये था। गांधी जी असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने सपोर्ट किया और गांधी जी का जो कांग्रेस में प्रवेश था उसमें भी इन्होंने बहुत काम वाम किए, ठीक है। तो निष्कर्ष में बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी थे, रणनीतिकार, दूरदर्शी थे और विश्वास पात्र आदमी थे, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो।
अब पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने। जन्म 1863 में हुआ था और 1902 में इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 40-45 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये महान स्पिरिचुअल गुरु थे, दार्शनिक थे और समाज में सुधार करने वाले व्यक्ति थे। भारत के आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिमी दुनिया तक भारत के ज्ञान को पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश जो कंट्रीज हैं वहाँ जा जाकर भी भारत का लेवल एक अलग ही स्टैंडर्ड बना दिया वहाँ जाके। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद की राजनीतिक विचारधारा कैसी थी इसे समझते हैं। तो ये जो थे ये मजबूत राष्ट्रवाद में विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद एक प्रबल राष्ट्रवादी थे। ठीक है, यानी कि इन्हें देश बहुत ज़्यादा प्यारा था और उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने बोला कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हें भारत की विरासत पे, भारत के इतिहास पे गर्व करना चाहिए। उनका मानना था कि भारत में एक महान भविष्य निहित है, यानी कि भारत जो है उसमें एक महान भविष्य है, यानी कि भारत भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। लेकिन इसके लिए युवाओं को अपनी शक्ति और क्षमता पहचाननी होगी। यानी कि जो एक युवा है वो सारे काम कर सकता है, वो पढ़ भी सकता है, वो पढ़ा भी सकता है। ठीक है, तो युवाओं को अपनी शक्ति, क्षमता, सारी चीज़ें पहचाननी होंगी। वो देश के लिए भी लड़ सकता है, सारे काम कर सकता है। दूसरा, इन्होंने सामाजिक सुधार, ये भी इनकी राजनीतिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू था। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे सामाजिक सुधार पर जोर दिया। उन्होंने बोला कि सभी समान रूप से समान होने चाहिए। जाति प्रथा, छुआछूत, महिलाओं को शिक्षा सब मिलनी चाहिए। जाति प्रथा खत्म करो, छुआछूत खत्म करो, ये भी विचार इन्होंने रखे। इन्होंने शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके चरित्र का निर्माण और नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। जो ज़्यादा पढ़ता है ना वो अलग ही आदमी होता है, अलग ही दिख जाता है वो। ठीक है, फिर जनता की शक्ति, तो उनका मानना था कि देश की असली शक्ति जो है वो जनता के पास होती है। हमारे तुम्हारे पास, अगर मान लो हम कोई पॉलिटिकल लीडर है, हमारे पास कुछ नहीं है, जनता के पास जो है वो वास्तविक शक्ति है। उन्होंने सर्वधर्म समभाव की भी भावना बोली कि सभी धर्म समान हैं और समान भाव रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही सब। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद सीधे तौर पर, एक मिनट, तो स्वामी विवेकानंद सीधे तौर पर किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके विचारों ने कई राष्ट्रवादी नेताओं और आंदोलनों को प्रभावित किया था। अब है इनका योगदान। तो सबसे पहले इन्होंने संस्कृति का पुनरुत्थान किया, यानी कि भारतीय संस्कृति को डेवलप करने में इन्होंने योगदान दिया और राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास किया कि हर एक इंसान को राष्ट्रीय एकता पे बल देना होगा ताकि इसके टुकड़े टुकड़े ना हो, हमारा राष्ट्र एक ही रहे। फिर था सामाजिक सुधारों की प्रेरणा। इन्होंने जातिवाद, छुआछूत, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के जो होते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत सारे अधिकारों की लड़ाई लड़ी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी 1897 में, जो कि रामकृष्ण परमहंस के ऊपर डिपेंड था, यानी कि उन्हीं के जीवन से ये लिया गया था। ठीक है, और भी इनके कुछ हैं, ये पॉइंट ये पढ़ लेना, मेन देख ही लिए। तो निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वो राष्ट्र के निर्माता थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने भारतीय जो युवा थे उनमें आत्मबल, गौरव, सेवा की भावना ये सब भरी थी। अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र यानी कि जो मुंबई में पड़ता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। डेथ 1920 में हुई थी। अच्छा, आप सच बताना, साल याद है किसी का? यहाँ सारे पढ़ते पढ़ते सारे भूल गए आप, जितने भी लोगों के पढ़े हैं। हाँ, सो लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग हो सकता है, पर ध्यान से सुनते हुए चलो और एक बार जब वीडियो खत्म हो जाए तो दोबारा रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा। तो इन्हें जो है वो लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, बाल गंगाधर तिलक को। जब इनके आगे लगता है लोकमान्य, जिसका मतलब होता है, लोक का मतलब है पूरा लोग, यानी कि जनता, तो सारी जनता के द्वारा मान्य है। ठीक है, तो उसे लोकमान्य बोलते हैं। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोला। इन्होंने बोला कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये उग्रवादी नेता थे, यानी कि ये प्यार से बात करने में विश्वास नहीं करते थे। इनका सीधा सिस्टम था, चांटे लगाओ और देश छीनो। अब इनके विचार देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहला विचार ये दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये इनका प्रसिद्ध नारा था, जो बताता था कि प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र जो है वो स्वयं शासन करने का उन्हें अधिकार है, क्योंकि स्वराज्य उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दूसरा, उग्र राष्ट्रवाद। तो इनके जो विचार थे वो नरमपंथी तरीके से नहीं थे, यानी कि उन्होंने अधिक सक्रिय और मुख्य प्रतिरोध का समर्थन किया। इन्हें पता था कि प्यार से मांगोगे वो तुम्हें कभी भारत की सत्ता नहीं देगा, ब्रिटेन को भगाना पड़ेगा तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ जन आंदोलन। तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया कि अगर आम लोग हैं तो वो घर में ना बैठें, वो भी आएँ और अपने देश के हक के लिए लड़ाई लड़ें। अगला है शिक्षा का महत्व। तो शिक्षा को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया
और स्वदेशी का भी समर्थन किया, यानी कि बाहरी वस्तु की जगह देशी वस्तु को खरीदो। ठीक है, ये पॉइंट देख लेना। तो बाल गंगाधर तिलक के विचार तो हो गए, अब इनके काम और योगदान पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन। तो इन्होंने 2 तरह के समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर शुरू करे थे, एक तो मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। मराठी में मराठा कर लेते, थोड़ा कम से कम याद तो रहता। तो मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, ये 2 इन्होंने संपादन किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करी, यानी कि बुराइयां करते थे कि ब्रिटिश सरकार ऐसी है या वैसी। ठीक है, सॉरी, हाँ, आलोचना करते थे। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। तो उन्होंने डेक्कन यानी कि जो आपका दक्कन है, दक्कन के क्षेत्र में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि सबको एक तरह से एजुकेशन मिल सके। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी। इसका मतलब था कि भारतीयों को स्वशासन प्राप्त होना चाहिए, ताकि भारत खुद अपने ऊपर शासन कर सके, अंग्रेज उन्हें कंट्रोल ना करें। और इन्होंने कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लखनऊ समझौते में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन्होंने जन जागरण भी किया, बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने आम लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में जगाया और जन जागरण करके फाइनली भारत के लोगों को भी ऐड किया। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे असाधारण नेता थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चेंजेस वगैरह करे, स्वतंत्रता करी और देश के लिए समर्पित ये हो गए थे। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप पढ़ते हैं अगला स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ये एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में भारत में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया। इनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। एक होता है ना कि किसी चीज़ को देखना और इंस्पिरेशन लेना, तो आज भी लाखों लोग इन्हें देख के इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि ये इतने अच्छे आदमी थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, यानी कि वास्तविक नाम इनका मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 को गुजरात के टंकरा नाम की जगह पे हुआ था। ठीक है, और ये इनकी युवा अवस्था के बारे में पढ़ लो। तो एक घटना इनके जीवन को एक घटना थी जिन्होंने इनके जीवन को चेंज कर दिया। उन्होंने एक शिवरात्रि के दौरान एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़ते हुए देखा, जिससे उनकी मूर्ति पूजा में आस्था हिल गई। उन्होंने सोचा कि चूहा है और शिवलिंग यानी कि भगवान के ऊपर चढ़ गया। तो सत्य की खोज में उन्होंने 21 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया और अगले 15 सालों तक पूरे भारत में घूम घूम कर योगियों के साथ रहे, सबके साथ रहे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें करी। ठीक है, और उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी। इसीलिए ये बोलते हैं कि एकेश्वरवाद में विश्वास रखो, यानी कि ईश्वर केवल और केवल एक है। अब इनकी धार्मिक शिक्षाएं, ये देखो, अभी बताया था ना एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद का मतलब है कि एक ईश्वर में विश्वास रखो, मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं होती है, और सब ऐसे ही है बस। तो इन्होंने एकेश्वरवाद को सपोर्ट किया था। इसके सिवा इन्होंने वेदों की और लौटो का नारा दिया, यानी कि इन्होंने बोला कि फालतू चीज़ें छोड़ो और ये जो तुम्हारे वेद हैं, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी तरफ लौटो। ठीक है, तो ये वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि वेद में ज्ञान का भंडार है, वेद के अंदर ही सब कुछ है। और कर्म और पुनर्जन्म के बारे में इनका जो सिद्धांत था वो अलग ही था। तो स्वामी दयानंद ने कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास जो था वो बताया था, यानी कि वो मानते थे कि इंसान का पुनर्जन्म होता है। अगर मैं आज मर गई तो मेरा कल पुनर्जन्म होगा। ठीक है, तो उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे अच्छा फल मिल सके। इन्होंने आत्मा की अमरता का सिद्धांत भी दिया कि आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती, वो वहीं रहती है। इन्होंने मोक्ष की बात कही कि इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो कि ज्ञान से ही प्राप्त होगा, कर्म से प्राप्त होगा। और इन्होंने यज्ञ और हवन का भी महत्व बताया। इन्होंने बताया कि यज्ञ और हवन जो है उनसे शारीरिक आत्मिक शुद्धिकरण वगैरह होता है। समाज सुधारक के रूप में इनकी भूमिका, तो बेसिकली इन्होंने जाति प्रथा का विरोध करा कि जातिवादी में कुछ नहीं रखा है, सब इंसान एक ही हैं। इन्होंने अछूतों का उद्धार किया, यानी कि जिनके साथ छुआछूत होती थी उन लोगों का भी इन्होंने भला किया। इन्होंने स्वदेशी और स्वराज्य का समर्थन किया, यानी कि स्वदेशी का मतलब है अपने देश का सामान यूज़ करो, और स्वशासन को और स्वराज्य को सपोर्ट किया। लाइक भारत जो है, भारत को स्वराज्य मिल जाना चाहिए, खुद का शासन मिल जाना चाहिए, अंग्रेज़ों को चले जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी थी। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती महान दार्शनिक थे जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सुधार किए थे और योगदान दिए थे। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो ये जो थे भारतीय राजनीति के प्रमुख नेता थे और ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्हीं के नाम से शायद हमारी यूनिवर्सिटी भी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो ये एक इम्पोर्टेंट नेता थे जिनका योगदान बहुत ज़्यादा जो है किसान और ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है। इनका जीवन और कार्य मुख्य रूप से खेती पे आधारित थे और समाज की बेहतरी के इर्द गिर्द थे, यानी कि जो भी काम इन्होंने किए
खेती और समाज की बेहतरी के लिए किए। यहाँ चौधरी चरण सिंह के प्रमुख योगदान दिए गए हैं, जैसे कि किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्हें भारत के किसान नेता के रूप में जाना जाता था और किसानों की समस्याओं को वो राजनीति में लेके आते थे और उनकी समस्याओं को सॉर्टेड आउट कराते थे। इसके सिवा भूमि सुधार में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और भूमि सुधार के कानूनों को सपोर्ट किया। अब इनके राजनीतिक जीवन को देखें तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 1967 से 1680 तक, और 1970 में ये भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। इतनी अचीवमेंट इनकी हैं। साथ ही साथ लेखन कार्य भी इन्होंने किया। इन्होंने इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नाम की एक बुक वगैरह जो थी वो भी लिखी थी, और लोक दल और जनता पार्टी का इन्होंने गठन किया था, यानी कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होके किसानों और ग्रामीणों के लिए अलग पार्टी बनाई थी, जैसे कि लोक दल हो गया, जो बाद में जनता पार्टी में मिक्स हो गया था, यानी कि मर्ज हो गया था, विलय हो गया था। और इन्होंने न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना की, यानी कि चौधरी चरण सिंह ने ऐसे आर्थिक और सामाजिक नीतियों की वकालत की जो ग्रामीण भारत में सशक्त जिसे वो मानते थे। और किसान दिवस इनकी याद में, इनकी स्मृति में 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। समझ में आया हो तो बस कमेंट करके बताना, और हाईली रिकमेंडेड है कि आप इस नंबर पे डीएम करके पेड नोट्स ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो केवल वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगे। लव विद रिया नाम से टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल है, बहुत काम की चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।